अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। खूबसूरत दिन का आगाज हमारे नया दिन के साथ करते हैं। हफ्ते का पहला दिन है, पहला वर्किंग डे है। जब आप एक अच्छा सा वीकेंड गुजार के आते हैं तो दिल नहीं करता काम करने का, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी होती है। वो पंजाबी में कहते हैं जी, नौकर की ते नखरा की। जब आप काम करते हैं तो फिर आपको नखरे नहीं करने चाहिए, फ्रेश होके आना चाहिए। तो जनाब एक फ्रेशनेस है, एक एहसास जो है वो नया है, खुशगवार एहसास है और बड़ी नई नई खबरें हैं और आपके लिए बड़ी नेक तमन्नाएं हैं। अब जो ये खबरें हैं, जो ये मौज़ूआत हैं, आज इसमें क्या क्या कुछ शामिल होगा और कौन कौन सी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है। जी हाँ, और सबसे पहला इशू जो है वो ये है कि हम सबको पता है आजकल हर बच्चा अपना वक्त जो है वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, वो मोबाइल पे ज़ाया करता है अपना वक्त। और देखा गया है कि कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं रही है। सोने पे सुहागा, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, लेकिन अब इन छुट्टियों को में क्या किया जाए भाई? हाँ, इन छुट्टियों को यूटिलाइज आप कैसे कर सकते हैं? माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब बच्चा हर वक्त मोबाइल में लगा रहता है और कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगी तो यकीनन आपका जो बच्चा ना वो सिर्फ मोबाइल की हद तक महदूद रह जाता है। मुझे याद है फैसल, हमारे बचपन में इतनी आउटडोर एक्टिविटीज होती थी कि हमारी अम्मा तो जूती लेके पीछे फिरी होती थी कि भाई बस अंदर आ जाओ, बस कर दो, बाहर खेलना। कसम से अब जो है ना जिंदगी उलट हो गई है। पहले जो माएँ थी वो मगरिब के वक्त बच्चों को जूता दिखा के अंदर लाती थी। अब जूता क्या दिखा के कहती है वो खुदा का वास्ता बाहर चले जाए यार, खेल ले। और ना सिर्फ ये, अब लाइक आप ये करें कि 3+, 4+ एज के जो बच्चे हैं हमारे, उनसे छोटी भी एज के बच्चे हैं ना, उनके मुंह में खाना तब जाता है जब आप उनके मोबाइल सामने कार्टून या फिर कोई चीज रखें। इट्स मोर ऑफ सम टॉक्सिकेशन कि आप उनको जो है वो इस तरीके की इस लत की आदत बना रहे हैं कि जब तक मेरे पास ये नहीं होगा तब तक मैं आगे काम नहीं करूंगा। तो इस सब पे हम क्या करें? जिद्दी भी होते हाँ जी, तो इस पे हम क्या करें, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा गर्मियां हैं, ये एक मुसल्लमा हकीकत है, हालांकि ये मानने को तैयार नहीं, लेकिन फिर भी गर्मियां। एक सेकेंड, हम प्रोग्राम जब शुरू करने वाले थे तो मैं यहाँ पर हमारे एक बड़े अच्छे भाई हैं, मैं उन्हें कहती कि भाई आप ना जरा एसी की थ्रो मेरी तरफ से हटा दें क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। अब जो खवातीन कैमरे के उस पर बैठी होंगी वो इस बात से यकीनन एग्री करेंगी कि भाई वाकई आपको कभी कभी सर्दी लग रही होती है। गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी लगना ये नॉर्मल है, नॉर्मल लोगों की निशानी है, होता है ऐसा। तो लेकिन वो सब स्टूडियो में नहीं बैठते ना। लेकिन बात ये है कि गर्मियां हैं तो बारिश भी होगी, कब होगी ये भी हम सवाल करेंगे। पंजाब में तो शुरू हो गई ना बारिश, लाहौर में मेरी अम्मा मुझे बता रही है कि बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो गवर्नमेंट जो है क्या तैयारी कर रखी है, क्योंकि जब जब हम देखते हैं कि जून जुलाई का मौसम आता है तो मानसून का जो फर्स्ट स्पेल होता है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। स्पेशली कराची के जो बड़े नाले हैं उनकी कितनी सफाई है, आगे जाके हम इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे। अच्छा, एक और इशू है इसको, हाँ, ये आपने बचपन में इश्तार देखा था, क्या आप मोटापे से परेशान है, क्या आपका वजन बढ़ता जा रहा है, तो तैयार हो जाइए। आज हम आपको शो में बताएंगे कि भाई इसके खिलाफ जंग कैसे लड़ी जाए और आप किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं। और मुझे ये कहना चाहिए कि मोटापा एक वो चीज़ नहीं है कि जो कि आपको बदसूरत बनाता है, लेकिन एक बीमारी है। कुछ लोग मोटे होके प्यारे लगते हैं, कुछ लोग मोटे होके अच्छे नहीं लगते, लेकिन इन सब के बावजूद ये एक बीमारी है। या प्लीज ये इतने ज़हन में रखें, मोटापा इज नॉट हेल्दी। आप ये नहीं कहते जी, आप किसी को कहते हैं ना कि आपने वेट गेन कर लिया तो वो आगे से कहते तो क्या हुआ, मैं हेल्दी हो गई हूँ। ऐसा नहीं होता भाई, हेल्दी होना एक अलग चीज है, मोटापा आप पर आ जाना, चर्बी चढ़ जाना, वेट गेन कर लेना एक अलग चीज है। तो आज हम प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। इसके अलावा आज हम प्रोग्राम में एक तारीखी इमारत का भी जिक्र करेंगे जिसमें बहुत से राज छुपे हैं और एक ऐसे म्यूजियम की भी आपको सैर करवाएंगे जहां हजारों सालों पुराने नवादरात मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमारी नादिर सियासत है उसकी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का शो। और लीगी नायब सदर मरियम नवाज मानसेरा जलसे में कर रही थी खिताब और हमेशा की तरह एक बार फिर इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान खुद भी 2 नंबर है, उनका इनकलाब का बयानिया भी 2 नंबर है। सुपर पावर को धमकियां देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुपकर बैठा है। अदम एतमाद के दौरान कहा गया डट कर खड़ा है कप्तान, लेकिन हकीकत में कप्तान पांव पड़ रहा था। तो क्या कहना था मरियम नवाज का, जरा आपको सुनवाते हैं। एक ऑडियो टीवी पर लीक हुई, खान की तरफ से मैसेज से हमारा पैकअप करा दें, जिसमें जरदारी साहब के पांव पड़ रहा था। जब इसने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का
कामयाब होने जा रहा है। तो लोगों को कहता रहा डर के खड़ा है कप्तान, लेकिन उस वक्त पांव पड़ा था कप्तान। पहले इसने जरदारी साहब की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की मिन्नतें की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। उसका लुब्बे लबाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदा भेजकर मेरा लॉन्ग मार्च कामयाब कराए। कहता है कि सुपर पावर अमेरिका मुझसे डरती है। सुपर पावर को डरावे देने वाला गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा है। अपने लोगों को धरने का झांसा देकर 2 नंबरी करके बनीगाला वापस चला गया। इतने आंसू लोगों की आंखों में आंसू गैस से नहीं आए जितने इमरान खान के धोखे की वजह से आए हैं। इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। और इससे पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अब ये जो चल रहा है ये मामलात, ये तो आपके सामने ही है। वो मानसेरा में उन्होंने जलसे से खिताब भी किया, लेकिन वो जो तनकीद की है इस पे और ख़ास तौर पे उन्होंने ये कहा है कि जी बयानिया भी 2 नंबर है और उनके मैं अल्फाज कोट कर रहा हूँ कि इमरान खान भी 2 नंबर हैं। क्या रिएक्ट करेंगे? मतलब मैं उन्हें क्या कहूँ, वो 2 नंबर, ये तो ऐसे फजूल बात है। क्या गालियाँ जो है वो एक्सचेंज करने का क्या फायदा। और असल बात ये होती है कि जब आप कोई बात करें, लोगों के साथ जाए, तो मरियम नवाज की आप तकरीरें उठा के देखेंगी तो सिवाय उसमें इसी गालियों के, तनकीद के कभी कुछ होता नहीं है। कभी उन्होंने कोई पॉलिसी के ऊपर कभी बात की हो, कभी उन्होंने बताया हो कि उनका क्या व्यू है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उनका क्या व्यू है कि वो पाकिस्तान के अवाम की जो दुख है, मुश्किलात है, उनको कैसे काम करने का इरादा रखती हैं, उनकी पॉलिटिक्स है क्या। सवाए इसके कि वो अभी बहुत अच्छे हैं, इमरान खान बहुत गंदे हैं, इसके अलावा उनकी तकरीर में क्या होता है। नॉट रियली वर्थ इट फॉर कमेंट। सही। अच्छा फवाद साहब, अगेन जो लॉन्ग मार्च की खान साहब ने बात की थी, 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 4 दिन तो गुजर गए, बकिया 2 दिन रह गए। तो 2 दिन के बाद क्या होने जा रहा है? हम देखेंगे पीटीआई दोबारा से हमें सड़कों पर नजर आएगी, और अगर आएगी तो फिर तैयारी क्या है? इस दफा क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, हिकमत अमली क्या होगी? ये तो 2 दिन के बाद ही इमरान खान करेंगे बात और उसकी स्ट्रेटेजी। पीटीआई तो ऑलरेडी सड़कों पे है ही, और कल भी 4 सदरा में इतना बड़ा जलसा हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे नज़र में पाकिस्तान में इस वक्त पीटीआई का या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का सवाल नहीं रह गया। सवाल ये है कि इतना बड़ा एक इस वक्त पॉलिटिकल रिजेंटमेंट है, हर आदमी जो है वो गैर मुतमईन है इस निज़ाम से। जब इतने गैर मुतमईन आप होते हैं तो फिर कोई पॉलिसी नहीं बन सकती। पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक बहुत बड़ा डिवीजन इस वक्त है, और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं खसूसन, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है, बहुत ज़्यादा आर्जी है। आज का दिन गुजर जाएगा तो कल हम दूसरी बना देंगे, तीसरे दिन हम क्या करेंगे। अब कल अगर आप उसे को सुने तो वो कह रहे हैं कि जी लोड शेडिंग अभी 3 महीने रहेगी, IMF के पैसे मिल जाएंगे तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम ईंधन मंगा सकें। तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारी कितनी बड़ी डिपेंडेंस है इस वक्त IMF के पैकेज के ऊपर, कि वो अगर वो मंजूर होगा फिर हमारे पास पैसे आएंगे, फिर हम ईंधन खरीद सकेंगे और फिर बिजली होगी। तो इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। तो पाकिस्तान के अंदर एक जो सर्टिनिटी है, यकीनियत है, वो लाने की जरूरत है, और वो वाहिद तरीका इस वक्त इलेक्शन है। इलेक्शन के बगैर आप किसी भी तौर के ऊपर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकते, और जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होता तो फिर मुआशी इस्तेहकाम। बिल्कुल फवाद साहब, और इसके लिए ज़रूरी यही है कि खुल खुला के खेला जाए ना, चाहे वो इलेक्शंस हों खुल खुला के सामने आए, या फिर सियासी जलसे जिसमें खुल के एक दूसरे पर तनकीद की जाए। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला चल पड़ा है, इसकी लीक उसकी लीक ऑडियो आ रही है, क्या कहेंगे?
जो कि जरदारी साहब की और मलिक साहब की। जी जी मुझे इसका तो नहीं पता, लेकिन मैंने जब एक दफा मैंने खान साहब से कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है उससे अगर रब्ता किया जाए नो कॉन्फिडेंस की, इतनी सियासी जमातों के बजाय पीपल्स पार्टी से जो है हम कर रहे हैं, तो मुझे तो उन्होंने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी के वोटों के ऊपर हुकूमत में रहना है तो फिर इससे अच्छा है कि हम हुकूमत में रह ही नहीं, और बड़ा अच्छा है कि हम अपोजिशन में हो जाए। इससे अच्छा है पीपल्स पार्टी के जो सारी मेरी जो जदोजहद है वो करप्शन के खिलाफ है, और जरदारी साहब जो है वो करप्शन के एपिटोम है। अगर उनसे बात करनी है तो फिर हम अपोजिशन में रह जाते हैं। सही। तो मुझे तो उन्होंने ये कहा। सही। फवाद साहब, आप क्या कमेंट करेंगे? डू यू रियली थिंक ये फेक ऑडियो है या आपको लग रहा है कि वाकई इसमें जान है? ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मैंने तो आपको खान साहब की चीज बता दी है। अब तो ये दो लोगों की अपना एक है मामला, उन्होंने क्यों कहा और उन्होंने आगे क्या कहा, इसको मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा फवाद साहब, मुझे ये बताइएगा, आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस पूरी तैयारी के साथ आप लोग आए थे, उसके बाद रखने डाले गए और उसका असर ज़ाहिर करने की कोशिश की गई, फिर दोबारा से उसी दिन 6 दिन का वक्त दिया गया जिसमें अब कुछ कम दिन रह गए हैं। आपको लगता है कि मोमेंटम में कहीं एक स्पीड ब्रेकर आया है? मोमेंटम पाकिस्तान में इवेंट्स जो होते हैं ना वो ऊपर नीचे चलते रहते हैं। इवेंट्स जो है वो कभी आप नीचे होंगे कभी आप ऊपर होंगे, एक मुस्तकिल सिचुएशन तो रहती नहीं। लेकिन जो मुस्तकिल इस वक्त सिचुएशन ये जरूर है कि जो एक गैर यकीनियत है, जो अनसर्टेनिटी है, जो निजाम का पायदार ना होना है, वो अलबत्ता दैट इज देयर, वो वहीं पे है। और असल में पाकिस्तान का मफाद ये है कि वो खत्म सही और हम आगे बढ़े। ठीक। अच्छा फवाद साहब, आपका एक बयानिया था, आपकी एक बात थी, एक गुफ्तगू थी, मेरे सामने भी इस वक्त खुली हुई है कि सूरत हाल का इस नहज पर पहुंच जाना तहरीक इंसाफ की गलती है, कौम तवक्को से ज़्यादा नाराज़ है पीटीआई से। तो क्या लग रहा है आपको कि जैसे आपने ख़ुद भी कहा कि कौम ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि जो आपके टाइम की पॉलिसीज़ थी शायद अवाम को पसंद नहीं आ रही, तो अब हम देखेंगे कि जो 6 दिन का अल्टीमेटम था इसके बाद अवाम का निकलना, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर और पीटीआई सोशल मीडिया को बहुत सराहती है, तो सोशल मीडिया पर बार बार ये कहा गया कि खान साहब ने अवाम को बाहर निकाल के यू टर्न ले लिया। नहीं, आप दोबारा पढ़ें, मैंने ये तो नहीं कहा कि पीटीआई से कौम नाराज, मैंने तो कहा है कि कौम नाराज है और इदारों से नाराज है अपना रोल अदा ना करने के ऊपर। और इस वक्त जो गलतियां हैं वो तो ज़ाहिर पीटीआई से भी हुई होंगी, लेकिन अवाम में एक बड़ा गम गुस्सा है। आप देखें इस वक्त जो पंजाब में हो रहा है, अबाउट महीना हो गया है, वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है। हमजा शहबाज के पास असेंबली में अक्सरियत नहीं है, लेकिन तमाम इदारे इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से वज़ीर आला की कुर्सी से चिमड़े रहें। इलेक्शन कमीशन को आप देखें, आइन कहता है जो भी आपके जो मेंबर्स हैं वो डिस्क्वालीफाई होंगे, आप उस पार्टी के लिए 5 मेंबर ऑटोमेटिक नोटिफाई हो जाते हैं। ठीक। एक हफ्ता हो गया इलेक्शन कमीशन उनके मेंबर्स नोटिफाई नहीं कर रहा पीटीआई। हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो हाई कोर्ट ऐसे सुन रही है कि जैसे पता नहीं कोई सिविल केस है और आराम से हम 2 साल में फैसला करेंगे। सो जब तक इदारे जो हैं, और मैं ये समझता हूँ बहुत रिजेंटमेंट है इदारों के खिलाफ। राइट। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप सुबह सुबह अपने आरा से आगाह कर रहे थे और इस गुफ्तगू में ऑडियो लीक्स का भी जिक्र हुआ। आगे हम वही ज़रा उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि आसिफ जरदारी और बिजनेस टाइकून की मुबैना ऑडियो लीक को तहरीक इंसाफ ने जारी करार दे दिया। अब तहरीक इंसाफ में शाह महमूद कुरैशी साहब है जो ये सबूत देने के बजाय समा से तहकीकात का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं, जबकि जियाले रहनुमा कमर जमान कायरा ने पीटीआई को चैलेंज दे दिया और बोले कि अगर ऑडियो जाली है तो अदालत में साबित करते हैं। समा के पास समा तहकीक करे ना भाईजान। ये है शाह महमूद कुरैशी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके लबों पर समा का समा बना रहा, मगर क्यों? मलिक रियाज दौरान गुफ्तगू आसिफ अली जरदारी से कह रहे हैं कि खान की तरफ से पैचअप करवाने के लिए काफी मैसेजेस आ रहे हैं। सनसनी नहीं, सिर्फ खबर। इस बार भी समा ने खबर ब्रेक की। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ, मगर सनसनी सियासी हलकों में फैल गई। समा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद ने ऑडियो जाली होने का दावा तो किया, मगर कोई सबूत देने के बजाय समा ही से तहकीकात का मुतालिबा करने लगे। कंकॉक्टेड बोगस ऑडियो है, समा तहकीक करे ना भाईजान, हम क्यों करें? हम तो कह रहे हैं कि इट्स नॉनसेंस। अगर समा के पास कोई ऑथेंटिक चीज ले आए। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी के अहम रहनुमा कमर जमान कायरा ने पीटीआई को चैलेंज दे दिया कि अगर ऑडियो जाली है तो अदालत में साबित करें। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन अगर मुबैना है, उसके भी एक साहब कह रहे हैं कि जी ये बात है, और उस दूसरी तरफ ये कह दिया कि दिस इज इम्पॉसिबल। मेरी गुजारिश ये है कि ये तो वजाहत उनको करनी चाहिए, खान साहब को चाहिए, जिनकी मुबैना है उसकी तहकीकात करवा ले। एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ अपनी ट्वीट में समा की खबर की तस्दीक कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी की पार्टी के चेयरमैन ऑडियो लीक पर अब तक खामोश हैं। न अपनी तकरीर में कोई जिक्र किया और न ही कोई ट्वीट। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिजनेस टाइकून मालिक रियाज के दरमियान गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो टेप पर वजीर आजम का रद्द-ए-अमल आ गया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑडियो टेप से इमरान खान की मुनाफिकत और दोहरा मयार बेनकाब हो गया। ट्विटर बयान में वजीर आजम ने लिखा कि दावों के बरक्स इमरान खान ने हुकूमत और खुद को बचाने के लिए NRO मांगा, कोशिश नाकाम होने पर बैरूनी साजिश की कहानी गढ़ी गई। जबकि दूसरी जानब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में रुकावटें डालने वालों को किया खबरदार। चारसदा में वर्कर्स कन्वेंशन से किया खिताब और कहा कि इस बार तैयारी के साथ निकलेंगे। शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज को जेलों में डालेंगे, तशद्दुद करने वाले पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, पुरअमन एहतजाज का हक ना मिला तो छीन लेंगे। जो अब हम निकलेंगे कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, हमारा हक ना दिया गया हम हक छीनेंगे। राना सनाउल्लाह तुम, शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम, और वो जो तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम इनके ऊपर केस करेंगे, जेलों में डलवाएंगे आपको। जो मुजरिम है जिसने हमारे ऊपर तशद्दुद किया, एक एक की तस्वीर मेरी आंखों के सामने, किसने टेयर गैस शेल, कौन जालिम थे, वो जो CCPO और DG ऑपरेशंस लाहौर, पिंडी, IG इस्लामाबाद, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मॉडल टाउन के अंदर राना सनाउल्लाह बच गए इसलिए कि एक माफिया बैठा हुआ है। इस बारी आप नहीं बचेंगे, ना आप बचेंगे, ना ये शरीफ माफिया बचेगा, और ना ये वो पुलिस वाले बचेंगे जिन्होंने तशद्दुद किया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा नवाज शरीफ तामीर और इमरान खान तखरीब करने वाला है। इमरान खान ने आखिरी दिनों में पेट्रोल सस्ता करके हमारे लिए जाल बुना। वजीर आजम ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आटा सस्ता करने के लिए 24 घंटों का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है। इमरान नियाजी ने अपने आखिरी दिनों में तेल की कीमतें कम की, इसलिए कि उसको पता था वो घर जा रहा है, हमारे लिए जाल फेंका, कीमतें बढ़ानी पड़ी। लेकिन हमें आपकी तकलीफ का एहसास है। आवाम के लिए 8 करोड़ लोगों के लिए 2000 रुपए महीने की सब्सिडी दी है। मानसेरा वालों, आपके लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रहा हूं। आपके गली मोहल्लों में मसाइल हैं, उसके लिए मैं 1 अरब रुपए का पैकेज का मैं अभी ऐलान कर रहा हूं। फ्री लैपटॉप आपको मुहैया करेंगे। तामीर करने वाला नवाज शरीफ है और तखरीब करने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मौका दिया तो मैं KP को पंजाब बना के छोड़ूंगा। आपसे ये वादा करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। मैं वजीर आला KP से दरखास्त कर रहा हूँ कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए सस्ता आटा दो। अगर 24 घंटे में का जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको।
चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कारोबार किया जाता है, अपना हुनर चमकाया जाता है, सियासत भी चमकाई जाती है, कभी कभी गलत खबरें भी शेयर की जाती है, कभी इसके जरिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, कभी अपने मुखालिफ पर यहाँ तमाम हदें पार करके दिल की भड़ास निकाली जाती है, जिसका जो दिल चाहता है वो लिखता है, कहता है, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अफसोस की बात यह कि अखलाक से गिरे हुए कंटेंट की भरमार होती है आजकल सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो हमारी सियासत का हाल है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छे बुरे की तमीज़ अगर हम ये कहें कि ख़त्म हो गई है तो ये गलत नहीं होगा। हम इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर कैसा कंटेंट होना चाहिए, लोग सोशल मीडिया पर आखिर देखना क्या चाहते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट कैसे बनाया जाता है, रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स पे कंटेंट की कितनी जिम्मेदारी होती है, इन सब सवालों का जवाब जानते हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट सोबिया सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सोबिया, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग ग्रेट, खुशामदीद आपको शो में। सोबिया, सबसे पहली चीज़ ही है कि हम अक्सर देखते हैं जी कि कंटेंट, हम कंटेंट क्रिएशन और ये सारी चीज़ें, व्हाट इज सोशल मीडिया कंटेंट, क्या होता है ये, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स? अच्छा, सो बेसिकली व्हाट कंटेंट क्रिएशन इज, जो ब्रांड्स होते हैं, हर इन्फ्लुएंसर की अपनी एक नीश ऑडियंस होती है, और जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो अपनी मार्केटिंग करवाते हैं हमारी ऑडियंस में, विच देन कन्वर्ट इनटू देयर कह लें बायर्स। ओके, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ सर्कल ऑफ कंटेंट क्रिएशन, बट इसको XYZ ब्रांचेस अब मिल गई हैं जो सब ब्रांचेस बन गई हैं, जिसके अंदर बहुत सारी टिकटॉक की तरफ भी चले गए हैं और डिफरेंट ऐप पे भी चले गए हैं। सो बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना कंटेंट क्रिएशन की, इट इज दिस। ठीक है, अच्छा, सोबिया, मैं ये चाह रही हूँ कि स्टार्ट जो हम अगर एक फर्स्ट स्टेप कहें, उसका स्टार्ट कैसे होगा? लाइक अगर मैं ये चाहूँ कि मैं कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करूँ, मेरे दिमाग में वो क्या होना चाहिए कि मेरा पहला स्टेप ये है, और मेरा कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो कैची भी हो, लोगों को अच्छा भी लगे, और सबसे ज़रूरी बात कि अखलाक से गिरा हुआ ना हो। तो प्लीज़ अगर वो फर्स्ट स्टेप का कंटेंट हो तो प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा अपने रिव्यू। देखें, आप बिगिनिंग लेवल तो यही होता है कि आपको अपनी नीश डिसाइड करनी होती है। कुछ लोगों की लाइफस्टाइल होती है, कुछ लोगों की ब्यूटी से रिलेटेड होती है, कुछ लोगों की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है। दैट इज स्टेप नंबर 1। ओके, उसके अलावा आप जो कह रही हैं कि अखलाक से गिरी हुई चीज़ कोई पोस्ट ना करे, तो देखें ये तो हर इंसान की एक बेसिक ड्यूटी होती है एज अ ह्यूमन इटसेल्फ। अच्छे बुरे का सबको पता होता है, हर चीज़ का अच्छाई में भी यूज़ हो सकता है, बुराई में भी यूज़ हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये इतनी बड़ी ऑडियंस है कि अगर आप इसको सही से यूज़ करें तो इट कैन मेक हेल ऑफ अ डिफरेंस। हाँ, यही चीज़ हो, यही जो सही से इस्तेमाल करने वाली चीज़ थी ना। और मैं आगे चल के ज़रूर इस पे लाऊंगा कि देयर आर पीपल हु हैव गॉट like millions of followers, they have got millions of views, लेकिन वो millions of followers और million of views के साथ हमने ये किया कि हमने दरख्तों को आग लगा दी, वो मिसयूज करना है। yes, just because one bad fish you can say, आप सारे लोगों को हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, मैं उनकी एग्जांपल लेके सोचती हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंगल पर्सन, वो एक स्पेसिफिक ऐप पे जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से उन्होंने अपनी ऑडियंस बिल्ड किया है, वो एक सेकंड के अंदर हाईलाइट हो जाते हैं कि ये पूरे लोग इसी तरह का कंटेंट बनाते हैं, यू नो। सो आपका हार्ड वर्क एक सेकंड में चला जाता है। अच्छा सोबिया, एक माइंडसेट हम देखते ये हैं कि ये होता है जी कि ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे। जब तक आप अपनी वीडियो में चीखेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, तो शायद वो वायरल नहीं होगी, या वो लोगों को पसंद नहीं आएगी, या वो देखी नहीं जाएगी। इज इट ट्रू, ये माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देन अगेन वही बात है, वायरल होना इज नॉट द मेन कॉन्सेप्ट। यू हैव योर ओन टारगेट ऑडियंस। मेरी अगर 1 लाख सवा लाख है, मैं उसी को टारगेट करूंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैंने कुछ ऐसा बनाना है कि मैं 1 करोड़ आवाम तक पहुंच जाऊं।
If it's worth it, people will share it. When it start getting shared, it will get more views. लेकिन सवाल ये भी बनता है ना कि फिर आप अपने फॉलोअर्स में इजाफा भी तो चाहते हैं। लाइक अगर जैसे भी फैसल ने बात की कि जी दरख्तों को आग लगा देना, ये तो आपकी बिल्कुल वैल्यूज से हट के बात की बेवकूफी थी ना, पर ये किया गया सिवाय सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में और हो जाएं। तो मिलियंस में फॉलोअर्स करने के लिए हम ये नहीं देखते हैं कि सरहदें क्या हैं, हदें क्या है, हम उनको पार करते चले जाते हैं। देखिए फिर वही वाली बात है कि अच्छाई और बुराई में दोनों तरीके से अगर आपको फेम मिल रहा है, इट्स अ गुड थिंग, बट आई डोंट कंसिडर इट गुड। अल्लाह ने इंसान को दिमाग इसलिए दिया है कि आप उसको यूज करें। आपने इतना एक गंदी हरकत किया है लिटरली कि आपने कितनी चीजों को डैमेज किया अलॉन्ग विद योर ओन रेपुटेशन जो आपने शायद इतने सालों में बनाई है। सो मेरी नजर में ये बहुत ही बेवकूफी की हरकत थी। अच्छा सूबिया, एटलीस्ट हम लोग नहीं करते। अच्छा अब एक चीज होती है कि इनिशियली मार्केटिंग में एक चीज इस्तेमाल होती थी, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, ठीक है जी। अब वो चीज़ जो है जब आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखते हैं तो अब जिसको आप इन्फ्लुएंसर कहते हैं, यानी कि जो लोगों पे असर रखते हैं, जिनकी बात, जिनकी कही हुई बात या जिनकी बनाई हुई वीडियो, जिनका कहा हुआ कंटेंट, जिनका बनाया हुआ कंटेंट वो लोगों पे असर रखता है। ब्रांड्स देखते हैं कि जी आप कितने असरदार हैं और फिर वो आपको अप्रोच करते हैं कि जी ये मेरी फला ज्वेलरी है, आप इसको पहन के दिखा दें। एग्जैक्टली, पीआर पैकेजेस जो आपको आते हैं, और ये फला प्रोडक्ट है, मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट, तो इसकी आप कर दें ना। कितनी ज़्यादा ये जिम्मेदारी आयद होती है उस बंदे या बंदी पे जो इस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है कि वो ठीक प्रोडक्ट है भी या नहीं है, वो ऑल स्किन टाइप के लिए है भी या नहीं है, और वो जेवर पायदार है भी या नहीं है। सो भी एक और चीज इसमें ऐड कीजिएगा, बिकॉज मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा देखा कि जिनके पास पीआर पैकेज आते हैं, ओके उन्होंने उसको कहा कि जी हम ये पेड आपकी वीडियो बनाएंगे, पैसे ले लिए, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, खराब है, अच्छी है या नहीं अच्छी, उसको सही तरीके से वो बता भी नहीं पाते और फिर वो वीडियो फेंकी जाती जी सोशल मीडिया पे, लोगों को गुमराह भी किया जाता है। अच्छा देखिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ। कोई भी ब्रांड आपको जब रीच आउट करता है और आपको अपनी कोई चीज भेजता है, वो हमारे पास अमानत होती है, नंबर 1, ठीक है। सेकंड चीज जो ये आती है, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी जो भी प्रोडक्ट हमसे रिलेटेड है, जो हमने अपने ऊपर ट्राई करनी है, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क अ पर्सन एंड एन इन्फ्लुएंसर इज टेकिंग। जी आप खुद सोचें हमारे पास कितनी तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, एक हफ्ते में शायद 20 डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं फॉर हेयर केयर, फॉर स्किन केयर, एवरीथिंग विच वी आर यूजिंग ऑन आवर ओन स्किन। ऐसा नहीं है कि हमें रिएक्शंस नहीं होते भी हैं, 10 प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट देन अगेन इफ अ पर्सन इज चार्जिंग फॉर दैट, आई थिंक वो हक है। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि कोई चार्ज कर लेता है और उस चीज को यूज नहीं कर सकता, तो वो गलत है। मैं उस चीज को प्रमोट करती हूँ जो मैं अपने पे यूज करती हूँ, जो मुझे लगता है विच इज नॉट समथिंग विच विल सूट मी, या जो मेरे उसके साथ जाएगा नहीं, मैं वो ब्रांड को बड़े आराम से बता देती हूँ कि दिस इज नॉट समथिंग विच आई वुड लाइक टू एंडोर्स, क्योंकि ये चीज मैं अपने पे यूज ही नहीं कर सकती, ये मेरे साथ जा ही नहीं सकती। तो एटलीस्ट आपका जो ऑनेस्टी लेवल है ना, वो वहां जरूर एग्जिस्ट करना चाहिए। आपका ग्रीड लेवल थोड़ा कम होना चाहिए। नहीं, लेकिन सोबे ये ऑनेस्टी लेवल आप शो करती है ना, बहुत सारे लोग नहीं करते। वो कहते हैं जी आ रही है चीज आप आने दे, कोई मसला नहीं, हमने एक वीडियो तो बनानी है, लेकिन प्लीज अपनी इस वीडियो के साथ ईमानदार जरूर है। सोबे बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो प्लीज जब भी आप सोशल मीडिया पे कोट करें तो ये देख लें हैं फैसल कि भाई इसका कंटेंट, ये चीज अच्छी है, मैयार के मुताबिक है या नहीं, और आपके जो फॉलोअर्स है ना, क्या उनको आप क्या सही एजुकेट कर रहे हैं या नहीं, ये बड़ी जरूरी चीज। क्योंकि जब ये कहा जाता है ना कि फला चीज से फला फॉलोवर आते हैं, तो आई एम सॉरी, बहुत सारी इनडिसेंट चीजें हैं, आप उनको लगाना शुरू कर देना, तो फिर वो जो हदें हमने बनाई हुई हैं वो कहाँ रह जाएंगी, इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि अबरे रहमत कभी भी बरस सकता है और इसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि लाहौर में एक ऐसी तारीखी इमारत वाक़ई है जहां महारानियां रहती थी, और इस इमारत में कौन कौन से राज दफन हैं, शाहीन मिशाल हमें बताएंगी। सिख सल्तनत की ऐसी बहादुर रानियां जो पगड़ियां बांधकर अंग्रेजों से लड़ती रहीं।
लेकिन अपनों से हार गई। ये कहानी है ऐसी इमारतों की जहां मशहूर महारानियां गुमनाम सुला दी गईं। इस्लामिया कॉलेज लाहौर, जहां सिख सल्तनत की ऐसी तारीख मदफन है जो आंखों से ओझल है, जिससे शायद चंद तारीखदान ही वाकिफ होंगे। ये राज क्या है, आइए इन्हें खोजने की कोशिश करते हैं। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के अंदर ये इमारतें कई सालों तक राज रहीं। फिर मुहक्किकीन ने पौने 200 साल बाद गुमनाम इमारतों की पहचान ढूंढ निकाली। मालूम हुआ यहाँ 3 बहादुर रानियों की राख दफन है। कदीम दौर में तो ये समाधियाँ कॉलेज बंद भी गया था, लोगों को पता नहीं था ये इमारतें किस चीज़ की हैं। ये बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं अब भी कहते हैं वो मंदिर के पास, आइडेंटिफाई करना हो तो कहते हैं मंदिर कह देते हैं। अब हमने बाहर एक नेम प्लेट लगवाई हुई है, लिखा हुआ है समाधियों का मुख्तसर तारुफ। उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया भारत में, सिखों ने स्पेशली, और उनकी कोशिश है कि इसी ज़ुबान में गुरमुखी में लिखवा कर भी एक प्लेट लगवाई जाए। इन महारानियों ने जिंदगी इंतहाई शान शौकत और सिख सल्तनत पे राज करते गुजारी, मगर जिंदगी के आखिरी लम्हात इंतहाई अजियतनाक और मौत दर्दनाक मिली। पहली समाधि बड़ी महारानी राजकौर की है, जिसने राजा रंजीत की सल्तनत को मजबूत बनाया, लेकिन पुरस्रार तौर पर मर गई। जो नकायन थी वो बहुत ज़्यादा जंगी और फ़ौज के मामलात में बड़ा दिलचस्पी रखती थी। सियासत के अंदर उसकी बसीरत जो थी वो बहुत ज़्यादा थी और उसने बहुत सी जंगी मुहिमात में हिस्सा लिया। एक जो मुहिम थी 1818 की मुल्तान की, उसमें वो खड़क सिंह के साथ खुद उस मुहिम पे गई और उस मुहिम पे उसने शामिल हुई। दूसरी महारानी चंद कौर ने अपनी बहू साहब कौर को इसलिए मरवाया कि वो सल्तनत को शहजादा न दे सकी, लेकिन किस्मत देखिए, चंद कौर अपनी मुलाजमाओं के हाथों मारी गई। साजिश से नकाब हट न जाए, इसलिए मुलाजमाओं की जुबानें नाक और कान काट कर दरिया में फेंक दी। महारानी चंद कौर का जो कत्ल हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पुरस्रार था। कहा जाता है कि हवेली नौ निहाल सिंह जो कि मोरी दरवाज़ा में वाक़ है, वहाँ उसकी कनीज़ों ने शेर सिंह और उसके मुखालिफिन के कहने पे उसको कत्ल कर दिया गया। ये 3 समाधियाँ उन सास बहुओं की हैं जो साजिशों की भेंट चढ़ी, कत्ल हुई, मार दी गई, और यहाँ आज भी सिर्फ बेचारगी की यादगारें हैं। कैमरामैन अहमद रजा के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। जब पिशावर से खबर है, यकातूत के इलाके में घर के बाहर धमाका हुआ है, इसमें 2 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं और बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक 400 ग्राम बारूद इस्तेमाल किया गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल रहमान, डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, पुलिस के मुताबिक पिशावर के इलाके यकातूत में एनपी के ताल्लुक के हाली किसान कौंसिल के बाहर, घर के बाहर बारूदी मौत का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं, जबकि जोरदार धमाके से जो करीबी घर हैं उनके शीशे चिकनाचूर हो गए, जबकि किसान कौंसिल के घर के गेट को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पुलिस इस वक्त शवाहिद जमा कर रही है और मज़ीद तफ्तीश कर रही है। ठीक है अब्दुल रहमान, बेहद शुक्रिया, आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। चलें जी, अब जरा बात करते हैं बारिश की अब्र रहमत। ऐसा हो जाता है कभी कभी हमारे इंतजामात की वजह से हमारे जहमत हो जाता है, क्योंकि इंतजामात होते ही नहीं है। तो ज्यादा बारिश होगी तो जनाब ज्यादा पानी आएगा, तो इसलिए ज्यादा इंतजामात करने चाहिए। और स्पेशली कराची, यहाँ पर बरसाती नालों की सफाई के लिए सूबाई हुकूमत ने 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की है। वैसे फैसल, आप तो मतलब माशाल्लाह से आप बचपन से देखते हैं, ये मत कहिए आप तो नाले साफ करते रहे इस तरह की कोई आप बात करने वाले। मैं कह रही हूँ आप बचपन से कराची का माहौल देखते रहे, ये रकम मुख्तस हो जाती है और काम होता है। मैं मेरा बचपन छोड़े, आपने जवानियां गुजार दी, आपने देखी है ये रकम 4 साल गुजारना है, गुजार दी ना। जवानी आप यहाँ नहीं फिर भी है, फिर भी यानी आप कहना चाह रही है कि अभी है। लेकिन जनाब अली, जिन्होंने अपनी उम्र गुजार दी, ये सारी रिपोर्टिंग करते हुए खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद आलम, बल्कि उनकी रिपोर्ट है वो आपको हम दिखाते हैं।
हर साल कराची में होने वाली बारिशें शहरियों के लिए अजियत बन जाती हैं और उसका सबब है ये भरे हुए बरसाती नाले जो कचरे से लबालब भर चुके हैं। इस साल भी हुकूमत सिंध ने 52.5 करोड़ रुपए की रकम नालों की सफाई के लिए मख्तस की है। ये नाले कहाँ कहाँ साफ़ हो रहे हैं, इनकी सफाई के लिए क्या हिकमत अमली है और शहरी जो ख़ास तौर पर इन नालों के अतराफ़ रहते हैं वो क्या सोचते हैं, जानते हैं, मालूम करते हैं उन्हीं की ज़बान में। इस टाइम जो बरसात के हवाले से माहौल है, हमारे नाले काफ़ी चौक हैं। अगर इस दफ़ा भी बरसात हो गई तो हमारा ये गोड़ फिर डूब जाएगा। नाला इसलिए सफा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे तवज्जो नहीं हो रही है। इतना कचरा भरा हुआ है, यहाँ पे आते ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। ये कराची को समझो कि ये बेसहारा छोड़ा हुआ है इन लोगों ने। नाले का पानी भरता है, मच्छर आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, बीमारियां दस्त पैदा हो रही हैं। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं। नाले साफ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे नदी मार्केट को सुकून हो जाएगा। ज़रा सा हम बहुत परेशान हैं नालों की वजह से। हमारी दुकानों में 7-7 फुट ऊपर पानी आता है यहाँ पे। वोट के लिए पीपल्स पार्टी, MQM, PSP, जमात इस्लामी सब चले आते हैं, लेकिन काम के लिए सर कोई भी नहीं आता। नालों को छोड़े आप गलियों में देखें, घरों से पानी निकल रहा है गटर का, क्योंकि मेन नाले साफ होंगे तो घरों की लाइनें भी साफ होगी ना। बारिश में तो यहाँ बहुत पानी होता है, इतने पानी में हम जाते हैं बच्चों को लेने, वैन आती है अंदर नहीं आती, वहीं रुक जाती है जाकर। बादल छा रहे हैं तो आप लोग इधर आ रहे हैं, इसके बाद आप भी नहीं आएंगे। सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब से अपील की थी कि सर यहाँ मेहरबानी करके काम करा दे, अभी तक यहाँ का काम नहीं हुआ, हम बेहद परेशान हैं। यहाँ हमारे यहाँ मौतें हो चुकी हैं। सरकारी दावों के बावजूद शहर के बेशतर बरसाती नाले अब भी कचरे से भरे हैं और उनकी मुकम्मल सफाई शुरू नहीं की जा सकी है। शहरी कहते हैं कि जब तक इन नालों से तजावुज़ात का खात्मा नहीं किया जाता, सफाई मुमकिन नहीं हो सकती और शहरी हर साल की तरह इस साल भी बारिशों के मज़े नहीं ले पाएंगे। देखना यह है कि आइंदा आने वाली बारिशें शहरियों के लिए रहमत बनती हैं या गुज़िश्ता बरसों की तरह जहमत। इसका अंदाज़ा भी जल्द हो जाएगा, क्योंकि पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। कैमरामैन सनाउल्लाह डाहरी के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो जो पिक्चर बाकी है वो भी अब थोड़ी सी हम दिखा देते हैं, और वो ये कि ये आपने देखा कि बच्चे स्कूल नहीं जाने से लेकर अमवात होने तक कराची के बरसाती नालों की सफाई ना होने की वजह से तमाम तर चीजें होती हैं। वो वाला टाइम याद आ गया जब बहुत बारिश हुई थी और हम जगहों पर रुक गए थे और हम ट्रक में थे और पानी ट्रक के ऊपर से गुजरना शुरू हो गया था। चले जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि कराची गड्डाब टाउन में जजलान के कत्ल का केस और मरकजी मुलजिम हसनैन के बाद उसके वालिद और उसके भाई को भी अब गिरफ्तार किया गया। दीगर मुलजिमान की तलाश जारी, इस पे आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। जजलान के कत्ल में मुलव्वस इन कम उम्र लड़कों की गोलियां चलाते कई वीडियोस पहले ही सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। 25 मई को ICMA का तालिब इल्म 18 साला जजलान कंबाइन स्टडी के लिए हाउसिंग सोसाइटी में अपने दोस्त इब्राहिम के घर पहुंचा था, जहां वो पढ़ाई के बाद दोस्तों के हमरा 2 गाड़ियों में सवार होकर बाहर निकला तो हसनैन को मोटरसाइकिल तेज चलाने से मना करना उसका जुर्म बन गया। अब तो वो इस क्लास तक पहुंचा था। थोड़े दिन के बाद अरमान तो यही था कि अब हम सहरा उसका फूलों के लिए सहरा बनाएंगे, करेंगे। अब हम माली ढूंढ रहे हैं कि कोई उसकी कब्र के लिए चादर बना दे। जजलान के वालिद का इंतकाल हो चुका है और वो यूनिवर्सिटी रोड पर अपनी दादी और चाचा के साथ रहता था। ऐसे बच्चे को जो किसी बुराई में नहीं, किसी सियासी जमात में नहीं, किसी उसको इस तरह ब्रूटली आप सड़क पे मार दे और कोई नहीं पूछे उसको। पुलिस ने जजलान के चाचा की मुद्दत में FIR दर्ज करके मुलजिम हसनैन, इसके भाई इरफान और वालिद फाइज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नामजद दीगर मुलजिमान एहसान और इंशाल की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हसनैन ने अपने वालिद की पिस्तौल से फायरिंग की थी। जाए वक़्त से मिलने वाले 9mm का खौल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। कैमरामैन सनाउल्लाह और साथी रिपोर्टर अहमद रहमान के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। ये गोली चलाने से पहले
सोचते भी नहीं है कि इस शहर में नौजवान नस्ल को परवान चढ़ाना कितना मुश्किल काम है। और जो उनकी दादी थी, उनके जो अल्फाज थे ना, वो अब चुभ रहे हैं कि हमारे अरमान थे कि हम जो है इसका सेहरा बांधे, लेकिन अब गोरकन से कह रहे हैं कि इसके लिए कोई चादर तलाश कर, फूलों की चादर। कितनी ज़्यादा। और आप ये देखें कि उस बच्चे के वालिद साहब नहीं है, उसके दादा और उसकी दादी और उसके चचा हैं जिन्होंने उसको ग्रूम किया, उसको बड़ा किया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि हमारे माशरे में इतनी अदम बर्दाश्त क्यों है भाई? क्यों आप बर्दाश्त नहीं कर पाते कि सामने वाला आपको कोई बात कह दे? अच्छी बुरी बात कर रहा है एक अलग बात है, लेकिन सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो सुन लो, और अगर नहीं पसंद आ रहा तो उसको नापसंद करने का कुछ और भी तरीका है। और जिस तरह आप गन रख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा, ये जिसकी इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो मुलजिम है हसनैन, इसके घर वालों ने इसको इजाज़त कैसे दे दी कि भाई इसके पास गन कहाँ से आ गई? इसके वालिद से जो ये तहकीकात हुई हैं उसमें यकीनन ये आवाम के सामने आना चाहिए कि अगर आप इस तरह इस एज में आके बच्चे को इतना फ्री हैंड दे रहे हैं कि वो गन रख रहा है और गालिबन इसके वालिद साहब की गन है, तो ये सोचें कि जब ये 20+ पे जाएगा तो तब इस बच्चे की क्या हालत होगी। हमारी सोसाइटी जिन्हें ऐसे यंगस्टर्स की ज़रूरत है जो कि मिसाल बने, वहाँ पर हमें ऐसे यंगस्टर्स नज़र आते हैं जो कि हमें क्राइम में मुलव्विस करते हुए, जब हमें क्राइम में मुलव्विस नज़र आएंगे तो एक अच्छा मुआशरा कभी भी नहीं बन पाएगा। आप अपने बच्चों को किस चीज़ की मिसाल देंगे? आप अपने बच्चों को क्या बताएंगे? कौन है उनका रोल मॉडल? ऐसे लोग, और यकीनन ये वो चीज़ है फैसल कि दूसरे बच्चों को शय मिलती है। आप ये देखें कि हमारे शहर में लिटरेसी रेट, चले इसका एक ये पहलू है कि वो है बिल्कुल बहुत कम है। अभी बच्चा ACCA कर रहा है, आपको पता है ACCA की जो फीस है वो पाउंड्स में जाती है। किस तरीके से इसकी अपब्रिंगिंग की गई होगी, इतनी मुश्किलात से की गई होंगी। इस सब पे ज़रा इस पूरे वाक़े पे हम बात करते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शाहनवाज मौजूद हैं जो इस केस को देख रहे हैं। शाहनवाज, अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज, ये क्या बताइए ज़रा, क्या सिचुएशन बनी पूरी? देखिए, ये सिचुएशन तो सारी आपने डिस्कस कर ली है कि क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ। अब जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अभी जैसे उन्होंने सवाल किया कि गन कहाँ से आई, गन कहाँ से? तो देखिए, घरों के अंदर उसमें बच्चों के जो होते हैं उनके घरों के अंदर गन मौजूद होती है। ये गन जो है इसके वालिद की थी, फैज़ की, और वो लाइसेंस पिस्टल है, और वालिद के इल्म में नहीं था कि ये बच्चा पिस्टल लेकर चला गया और जाके उसने इस तरीके से सारी फायरिंग की और सारा वाक़या पेश आया। तो जब हमारी पुलिस से बात हुई, बताती है कि वालिद को कई मरतबा कहा गया कि आप गन प्रेजेंट कर दें, लेकिन वालिद की जानिब से गन प्रेजेंट नहीं की गई और उनको कहते रहे कि आप करें, लेकिन कल जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे गन रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा शाहनवाज, मुझे ये बताएं कि जैसे हमने ये बताया भी हम पैकेज भी दिखाते हैं कि इस बच्चे की पहले भी वीडियोज़ है फायरिंग करते हुए, लाइक बच्चे शौक में या सोशल मीडिया पर वीडियोज़ डालने के लिए कर लेते हैं। वालिदैन की तो नज़र सोशल मीडिया पर होती है, क्या तब कोई बच्चे के बारे में रिपोर्ट, कोई ट्रैक रिकॉर्ड उसका निकला हो पुराना कि रिपोर्ट हुई है इसके खिलाफ या इसके खिलाफ कोई कंप्लेन हुई है, वालिद को पहले भी कभी तलब किया गया? नहीं, इससे पहले कभी भी जो बच्चे की कोई ना रिपोर्ट सामने आई है और ना ही कोई कंप्लेन सामने आई है। अच्छा। बच्चा अपने वालिद से छुपकर जो है वीडियोस बनाता रहा है, टिकटॉक का ये शौकीन रहा है और कई मरतबा इसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है। तमाम क्योंकि कहा जा रहा है कि ये खासा असर रसूख रखने वाले लोग हैं, तो पुलिस की जानिब से हाथ नहीं डाला जा रहा। और पढ़ा लिखे ये जो फैमिली है, ये भी पढ़ी लिखी फैमिली है, और जो जजलान की सिस्टर है वो भी पढ़ी लिखी हैं और वो भी CA कर रही हैं। तो कल गुज़िश्ता रोज़ जब उनकी जानिब से ये प्रोटेस्ट का एक ऐलान किया गया था, एक्सपो सेंटर पे प्रोटेस्ट हुआ है, तो वहाँ ये पता चला है कि ये बहुत पढ़ी लिखी फैमिली है और सारा वाक़या जो है अब पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो 2 फरार इसके जो दोस्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अब तक इस केस के अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, ये टोटल ये जो हुआ था, ये एक नोक झोंक पे ये वाक़या हुआ था ना, कि जिस पे जजलान और उसके दोस्त जो गाड़ी में थे, जब ये लड़के बाइक के साथ कर रहे थे। अच्छा, इस पर बात सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। मुराद अली शाह सब मीडिया से गुफ्तगू करे, भाई चलते हैं आपको। वो अभी भी समझते हैं कि वैसे ही चलेगा, तो वैसे नहीं चलेगा। अगर अभी भी किसी ने पुरअमन एहतजाज करना है तो उसके लिए दरवाजे खोल लें, लेकिन अगर पहले बयानात इस किस्म के आएंगे तो फिर हुकूमतें अपनी ज़रूर जो प्रिकॉशनरी स्टेप से वो लेगी। इमरान खान साहब कुछ सिलसिले काफ़ी मुश्किलात में भी रहे हैं, जब हुकूमत में थे तब भी और उसके बाद भी, तो ये बातें आएंगी कि उन्होंने जो है वो मसाले के लिए ही पीपल्स पार्टी से रब्ते की कोशिश की थी। अब एक ऑडियो भी जो है वो मलिक रियाज साहब की आई है जरदारी साहब के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि ये ऑडियो बिल्कुल दुरुस्त है जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो रब्ता करने की कोशिश की जरदारी साहब से? मेरा देखिए, मैं तो उसको दुरुस्त ही समझूंगा। मैं जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया,
ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। शाह महमूद कुरैशी के लिए मुझे एक, अभी मैं ख़ुद भी गया हुआ था डेवोस, और वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए हुए थे, और उन्होंने तकारीर की। मैंने एक कमेंट सुना किसी का, और मुझे बड़ा एक खुशाइन बात थी कि एक फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का जब किसी फोरम पे या किसी जगह पे तकरीर कर रहा था, तो ये नहीं लग रहा था कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट किसी वो तकरीरी मुकाबले में, जैसे नहीं वो एक्सेंट बनाते हैं, आप अपने चेंज करते हैं और शक्लें बनाते हैं ताकि वो आप ज्यूरी को जो बैठी होती है उसको कर सके। तो वो कह रहे कि बड़ा खुशाइन था कि एक मिच्योर तरीके से तकरीर होती है। शाह महमूद साहब ने, मैंने सुना है कि कहा है, इमरान खान खुद कहते हैं, वो हर तकरीर से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था, तो हम मान लेंगे? उसके बगैर तो नहीं होगा ना। अल्लाह ताला पे इस्लामी टच उनको देने के लिए हिदायत मिलती रहती हैं। तो वो कलमा पढ़ के कह दें कि मैंने मलिक रियाज से नहीं कहा था, तो कौन फिर क्वेश्चन करेगा? या मलिक रियाज कहते हैं या जरदारी साहब कह दें, तब तक तो हम इसको सच मानेंगे। तीसरा आदमी, क्या शाह महमूद बैठा था जब ये बात हुई थी? अगर शाह महमूद को इमरान ने कहा, इमरान कलमा पढ़ के इसकी झूठ और यू टर्न करने की, वो खुद कहते हैं यू टर्न बुरी बात नहीं है, तो बाद में फिर यू टर्न ले लेगा। तो कलमा पढ़ के कह दे तो शायद लोग यकीन कर लें। साहब क्या कहेंगे, जब हुकूमत बनी, सदर पाकिस्तान ने हल्फ उठाने से इनकार कर दिया, अब जो बिल जो कानूनी तरीके से कौमी असम्बली के पास सेनेट से पास कराए गए हैं, वो सदर पाकिस्तान के पास गजट नोटिफिकेशन के लिए किया गया, वो आड़े हाथों आ रहे हैं। मुझे सजेस्ट करेंगे? मुझे वही, देखिए, सदर पाकिस्तान मोहतरम है, उनका ओहदा मोहतरम है हमारे लिए बहुत, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होती कि जब ऑर्डिनेंस, तो रात को 12 बजे भी वो साइन कर दिया करते थे जो आता था। ऑर्डिनेंस और एक्ट में एक फ़र्क होता है। ऑर्डिनेंस हुकूमत लाती है, उसका असेंबली से पास नहीं होके जाता। एक्ट जो है, या बिल पास जब होता है, वो एक्ट बनता है, वो असेंबली पास करती है। तो असेंबली जो बिल पास कर रही है, सुना ये जा रहा है, जो हमें सुनने में आ रहा है, आई होप ये गलत हो, इसलिए कि सदर को ये जेब नहीं देता कि इस तरीके से बिलिटल करें इंस्टीट्यूशंस को, ख़ास तौर पे कौमी असेंबली और सेनेट, पार्लियामेंट जो हमारी है सबसे बड़ा हमारा इदारा है, उसको बिलिटल करें, तो उनको असेंट दे देनी चाहिए इमीडिएटली। लेकिन सुना ये है कि शायद वो 10 दिन पहले इंतज़ार करेंगे। मेरा ख्याल, हो सकता है ये गलत हो, तो मैंने सुना है उसके बाद इसको वापस भेजेंगे। नहीं, ऑर्डिनेंस आपने रात को 12 बजे भी साइन करना है, जो हुकूमत आपको कहती है, लेकिन जब कलेक्टिव डिसीजन पार्लियामेंट करती है तो उसको आप पहले 10 दिन लेंगे, फिर वापस करेंगे, फिर वो जॉइंट सेशन में पास होगा जो का आइन कहता है, फिर वापस जाएगा। तो ये बड़ा गलत है। और इसमें फ़र्क क्या है, ये उन्होंने ही ऑर्डिनेंस लाए थे, वो ऑर्डिनेंस असेंबली में टेबल हुआ था, उसको और बेहतर किया है। और इसमें क्या बेहतरी की है मैं आपको बता देता हूँ। इस केस के हवाले से जो हमारे, उसके बारे में बता देता हूँ कि जो प्रोसिक्यूट किया जा रहा था ना, जो नैब इस्तेमाल कर रही थी प्रेशर डालने हुकूमत के, ये तो आप ये सोचें कि ये जो हमारी मौजूदा कोalition गवर्नमेंट है, वो नैब को इस्तेमाल कर सकती थी गलत केस बनाने में हर एक पे, लेकिन हम नहीं। अच्छा जी, गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। एक बार फिर अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा शाहनवाज़, ये सिचुएशन ऐसी ही बनी कि अगेन ये बच्चे बाइक पे जो भी कर रहे थे और इनको इन लड़कों ने जो गाड़ी में बैठे हुए थे, इनकी तल्ख कलामी हुई, उसके बाद ये तमाम तर वाक़या हो गया। अच्छा, इशू अब ये भी बना हुआ है कि जो अच्छा पहले मैं जो इनके हाँ जजलान के दादा और दादी हैं, ये भी अब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत अफसोस कबूल करें, क्योंकि ये बहुत ही तकलीफ़ दे सिचुएशन रही है। मुझे बताइएगा अब तक क्या इसमें कार्रवाई हुई है और क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है इस केस में? जी अस्सलाम वालेकुम। अब तक जो कार्रवाई है वो उससे हम मुतमईन हैं अब तक।
और पुलिस ताउन भी कर रही है, पुलिस का ताउन हमें हासिल है, इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। और अभी जो ताज़ा तरीन है मुलजिम अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हमें तशवीश है कि देर क्यों लग रही है। सही है। अच्छा, मैं दादी अम्मा से सवाल करना चाहूँगी कि जज़लान की दादी तो यकीन मेरी भी दादी जज़लान हमारा बच्चा, हमारा भाई है, हमारा बेटा है। दादी माँ मुझे ये बताएं कि हमने अभी आपकी एक रिपोर्ट भी चलाई थी जिसमें आपने कहा कि बच्चा बड़ा ही नेक और ऐसी कोई बुराई नहीं हमने उसमें देखी, और एक माइंड ये था कि अब जज़लान के सर पे फूलों का सहरा होगा। बड़े अरमान होते हैं दादियों के, स्पेशली अगर पोतों को लेके बात की जाए तो। जज़लान की हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, कैसा बच्चा था आपका, क्या आगे फ्यूचर प्लान था उसका, क्या सोच रखा था आप लोगों ने उसके बारे में? क्योंकि ये जो आपका दुख है इसका अजाला तो हम नहीं कर सकते, अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। तो अस्सलाम वालेकुम। जज़लान के लिए अगर आप पूछती हैं तो मैं किस बात के लिए कहूँ कि वो बहुत ही ख़याल करने वाला, मोहब्बत करने वाला, और सब न सिर्फ घर वालों से बल्कि बाहर वालों से भी, अज़ीज़ रिश्तेदारों से भी, और उन लोगों से जिनसे उसका राब्ता रहा है, मसलन उसकी बहन की दोस्तें वगैरह, उनको समझना, बरतना, बहनों की तरह छोड़ के आना, लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से करता रहता था वो। उसकी कोई बात भी ऐसी नहीं थी कि जिसमें उस हमें लगे कि वो जज्बाती या गुस्से का तेज़ हो या कुछ नहीं। बहुत तहम्मुल वाला था और बहुत रख रखाव का, एक रख रखाव ये इतनी उम्र के बच्चों में होता नहीं है। वो बहुत रख रखाव का था, हालात को समझते हुए बात करता था। कभी उसने जज्बात में आके, जैसे वो लोग पहले बोल जाते हैं बाद में सोचते हैं, ऐसा नहीं था। वो बहुत ख्याल से बात करता था, तरीक़े का बच्चा था। सही। अच्छा दादी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जज़लान की एक बहन का तो हम जिक्र कर रहे हैं कि माशाल्लाह वो भी उनके साथ ही स्टडी कर रही थी, तो ये कितने बहन भाई थे? बहन भाई, जज़लान तो अब नहीं रहा इनमें, तो बहन भाइयों की आपस में ताल्लुकात कैसे थे? जी जी प्लीज़। ये 3 बहन भाई हैं, 2 भाई और 1 बहन। तो तीनों में बड़ी मोहब्बत थी, आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। एक दूसरे को मशवरे देना, अच्छे मशवरे देना, एक दूसरे का ख्याल रखना, अच्छी बुरी बात समझाना, ये तीनों आपस में करते थे। ये नहीं कि छोटा है तो बड़े को ना बताएं। अगर उसको कोई बात समझ में आती थी वो अपने बड़े से कहता था, अपनी बहन से कहता था। बहुत ख्याल करने वाले तरीक़े के बच्चे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो दादा बैठे हैं जज़लान के, पुलिस जो है उसने ये कहा है कि जी उन्होंने कर दिया है, जो मरकज़ी जो है कातिल उनको तो गिरफ़्तार कर लिया है, तो इसके बाद और कितने लोग रह जाते हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं सर? देखिए, इसमें FIR में जो नामज़द है मुल्ज़िमान, तो उसके वो 4 मुल्ज़िम इसमें गिरफ़्तार हो जाएंगे तो हम समझेंगे सब गिरफ़्तार हो गए। अभी मेरे इल्म में ये नहीं है कि किसको गिरफ़्तार किया। एक तो मेन कल्प्रेट जो था, जिसने जो ये वन व्हीलिंग करा था, शरारत का, जो जिसने इन सबको उकसाया, बुलाया, तरगीब दी और फायरिंग के लिए कहा, वो तो पकड़ा गया था सिक्योरिटी ने वहाँ की निजी इदारे के, वो जो रिहायशी इलाका है। और बाकी 3 का जो है मुझे अभी नहीं है कि वो गिरफ़्तार हुए हैं। ठीक है। आपका जो सब्र है ना, वो इस वक्त दीद के काबिल है। हमारी यही दुआ है कि खुदा ताला जो है वो करवट बच्चे को जन्नत नसीब करे, हमारे साथ रहिएगा। जो हमारे नुमाइंदे शाहनवाज़ हैं, शाहनवाज़ मुझे ये बताइए कि अब जो कितने इसमें रह गए हैं इस केस में, और पुलिस कहाँ, क्योंकि ऐसी भी चीज़ आ रही थी कि कुछ रुपोश हो गए थे या भाग गए थे, कुछ ऐसी भी सिचुएशन है, तो ज़रा क्लियर कीजिए। देखिए, इस केस के अंदर 4 मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया था। एक हसनैन तो मौके पर ही गिरफ्तार हो गया था, एक था आरिफ जो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अब जो है 2 उसके भाई मौजूद जो अभी फ़रार हैं, इस केस के नामज़द हैं, वो अभी मफरून है इस केस के अंदर। उनकी गिरफ्तारी के बाद तमाम जो नामज़द मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो जाएंगे। सबसे अहम चीज़ मैं बताऊँ कि आपने ये सारा वाक़या देखा, ये वाक़या पहली मरतबा नहीं हुआ। हाँ। और दोनों जानिब आप देखें, दोनों जानिब कम उम्र लड़के हैं, और आप देखें कि अदम बर्दाश्त कितनी होती जा रही है। शाहरुख वाला केस तो अदम बर्दाश्त की वजह से नौजवान बच्चे, एक तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और
आसानी से वेपन्स की एक्सेस है, वेपन आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। हमने एक रिपोर्ट भी की थी कि आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं वेपन्स। दूसरी बात, घरों के अंदर वेपन्स मौजूद होते हैं, वालिदैन की जानिब से ख्याल नहीं किया जाता कि बच्चा मेरा वेपन कहाँ लेके जा रहा है। अगर वो टिकटॉक वगैरह वीडियो बना रहा है तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वालिद को नहीं इल्म होगा कि ये मेरा बच्चा जो है मेरी पिस्टल यूज़ करता है? और वालिद की जानिब से जो पुलिस जो हमारी बताती है कि वालिद को गिरफ्तार क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है कि वालिद की जानिब से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा था। वालिद को बार बार कहा जा रहा था कि आप जो है गन प्रेजेंट करें, तो वालिद ने इनकार कर दिया। पुलिस को कहते रहे हम करेंगे। वालिद की जानिब से ये तसल्ली दी गई कि दोनों बच्चों को प्रेजेंट करेंगे थाने, लेकिन वालिद की जानिब से नहीं किया जा रहा था। तो पुलिस मजबूर हुई, क्योंकि ये सहूलतकारी हो गई एक तरीके से, तो जाके जो है वालिद को गिरफ्तार किया गया। और ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं और पुलिस पे जो है असर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारा केस जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है खुलता जा रहा है। और मैं ये कहूँगा कि जो कम उम्र बच्चे हैं उनको जो है वालिदैन की जानिब से कोशिश की जानी चाहिए कि अगर वो वेपन्स घर के अंदर मौजूद है तो नज़र रखें और ध्यान रखें कि वो कहाँ इस्तेमाल कर रहा है इसको। सही, ठीक है। जज़लान के दादा दादी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी भी दादी माँ, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि क्या चाहेंगे आप लोग के मज़ीद आगे मुकदमे की प्रोसीडिंग कैसी होनी चाहिए, करारवा की सज़ा मिले? जिस तरह कि हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जी खून के बदले खून, तो मैं चाहूँगी कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छी सवाल। अब हमारा बच्चा तो चला गया है, अगर हम ये बैठ के ये सोच के बैठ जाएंगे हमारा बच्चा तो गया, चलो ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह सोच सोच के उनकी हिम्मतें इतनी बढ़ गई हैं कि उन्होंने एक ज़रा सी बातों पे, और मैं ये बताऊं कि ये जो उसने बात कही थी कि ज़रा सा एक तरफ होके चला, ये भी उसने बहुत सोच समझ के, जब बहुत आजिज़ हुआ होगा जब उसने इतनी बात भी कही होगी। तो हमारे घरों की तरबियत में तो इतनी ज़्यादा टॉलरेंस और इतना सब्र और ज़ब्त और तहम्मुल सिखाया जाता है। दूसरी तरफ यह है कि फ़ौरन गोली चला दो, इस तरह से पता नहीं और कितनी माओं की गोदें उधड़ेंगी। इस माँ पे क्या गुजर रही होगी जिसके बच्चे को सरेआम जो हंसता खेलता घर से गया हो और वहाँ जाके उसके साथ ऐसा वाक़या हो गया। बसे हुए घर होते हैं, इस तरह की बातें क्या हम ही लोग बर्दाश्त करने के लिए रह गए? तो इसलिए मैं नहीं चाहूँगी कि इस तरह से हम उन्हें माफ़ कर दें या किसी किस्म की इस तरह से। अल्लाह ताला है, सब देखने वाला है, लेकिन अब जो है वो करार वाकई सज़ा होना चाहिए। इस तरह से हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बच्चों को इस तरह से ख़त्म किया जा रहा है। आपको पता है कितनी मेहनत और कितना वक्त लगता है। बिल्कुल, अगर कोई किसी के घर उजाड़ता है उसको नहीं पता होता कि कितनी मेहनत लगती, ख़ास तौर पे जज़लान के जिसके वालिद का इंतकाल हो गया था और किस तरीके से आप लोगों ने परवरिश की। खुदा ताला आपको, आपके तमाम तर जितने रिश्तेदार हैं जो जज़लान से मोहब्बत करते हैं, उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो अब सवाल यही उठता है कि जब इस तरह के बच्चे इंस्टाग्राम पे और इस तरह की रील्स बनाने के लिए फायरिंग कर, वीडियोस मौजूद हैं जो आप फायरिंग कर रहे हैं और मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता कि किस तरह वालिदैन ने अपने बच्चों से आंखें मूंद ली हैं कि वो सोशल मीडिया पे कुछ भी करते रहें। तो आप बच्चों पे ध्यान रखें भैया, आपके बच्चे सोशल मीडिया पे क्या करें ताकि कल को इस तरह का कोई वाकया ना पेश आ जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने डीजी रेंजर्स को पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा ख़त्म कराने में मुआवनत की हिदायत कर दी है। ये अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी की ज़मीन पर कब्जे का केस है। सिंध हाई कोर्ट की डीजी रेंजर्स को कब्जा ख़त्म कराने में मुआवनत की हिदायत। 60 रोज़ में कब्जा हर सूरत ख़त्म करवाया जाए। सिंध हुकूमत को अहकाम जारी किए गए हैं। ऑपरेशन से एक हफ्ता पहले डीजी रेंजर्स से राबता किया जाए, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्कूल के बच्चों की हो रही है छुट्टियां, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी है कि जो वालिदैन हैं वो ज़रूर यार इसको गौर से देखें। क्यों? क्योंकि आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि कैसे इनको कारामद बनाया जाए। अच्छा, वैसे मुझे अपना याद है वो एक हॉलीडे होमवर्क मिलता था
वही जान का अजाब होता था। पूरी छुट्टियां ना वही करते क्या ही फायदा ऐसी छुट्टियों का जो हॉलीडे होमवर्क में गुजार अच्छा, और जब वो होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था ना तो फिर आखिरी दिन पे ना मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि आप भी लिख दें थोड़ा सा, मेरा होमवर्क लिख ही ना दें, फिर वो कहती थी बेटा मैं लिख ही ना दूं। तो ये होता जरूर, लेकिन अब जमाना बदल गया, अब एग्जैक्टली अब जरा चेंज आ गया। अब चेंज जो आया है इसको यूटिलाइज करना बड़ा जरूरी है, इस चेंज को अच्छा चेंज बनाना है। गर्मियों की छुट्टियों को किस अंदाज से गुजारा जाए। याद रखें कि फुर्सत के लम्हात किसी नेमत से कम नहीं होते। ये हम जैसे लोगों से मुझे जिन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती, जिस हद तक मुमकिन हो सके अपनी फुर्सत को कारआमद बनाएं। और अक्सर बच्चे अपनी छुट्टियों को ज़ाया कर देते, तो प्लीज़ बच्चों गौर से सुन लो। जो बच्चे स्कूल नहीं गए हुए ना उनके लिए कह रही हूँ मैं, और जो वालिदैन स्कूल बच्चों को स्कूल भेज चुके हैं एग्जैक्टली, और जो बच्चे और वालिदैन इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए तो वालिदैन का किरदार बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बच्चों को देना होता है ट्रैक कि बच्चे आपने ये करना है छुट्टी में, 1 महीना ये करना है, 15 दिन ये करना है। तो यूथ ट्रेनर उमैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमैर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम महक, गुड मॉर्निंग, आई एम वेल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो इस वक्त माए स्पेशली हमें सुन रही है ना, होता ये है कि बच्चे पूरी छुट्टियां रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, पूरा दिन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या कार्टून देखते हैं या टीवी देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज हम बच्चों को, माओ को एक ऐसा ट्रैक दें, एक ऐसा तरीका बताएं, एक ऐसा हम बताएं कि जी आपने ऐसी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों की प्लान करनी है। सो गर्मियों की छुट्टियाँ माँ बाप किस तरह से प्लान कर सकते हैं? जी आपने जो बात बताई वो सिर्फ बच्चों की तो नहीं है, वो तो बड़ों की भी बात है। बड़े भी देर तक जागते रहते हैं, हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं, क्योंकि फोन हमारे दरमियान एक ऐसी चीज है महक जो कि बहुत आगे है, बहुत डेवलप्ड है और हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है और वेकेशन में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। आपकी बात से मैं पहली बात तो ये करूंगा कि प्लान करें। बगैर प्लान के बड़ी चीजें मुमकिन नहीं होती, या जब आपके पास 2 महीने मौजूद हो यानी 8 हफ्ते मौजूद हो। आप जानती हैं कि साइकोलॉजी कहती है 21 दिन में आदतें तब्दील हो जाती हैं। तो अगर आप इन 8 हफ्तों को प्लान कर सके और उस प्लान में मजा भी डालें, आराम भी डालें, कोई नई चीज सीखने वाली भी डालें, दोस्त यार रिश्तेदार भी होते हैं, फैमिलीज ट्रैवल भी करती हैं, तो मेरी नज़र में इन 8 हफ्तों का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे। और फिर उनके लिए ज़्यादा आसान भी होता है कि वो जो होमवर्क जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भी हो जाता है, अगर साथ और एक्टिविटीज़ भी हो रही हो। तो एक तो ये कि 8 हफ्ते का कैलेंडर साथ मिलके माँ बाप और बच्चे अगर मिलके बनाएं कि क्या क्या करना है, तो आई थिंक ये एक अच्छी इब्तिदा होगी। अच्छा उमैर, अब इसमें हम इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो जो टेक्नोलॉजिकल अगर आपने कुछ बच्चे को करवाना है उसको प्लान कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे समर कैंप्स, बूट कैंप्स और बहुत सारे बच्चे तो हाँ बहुत सारे बच्चों तो ऑब्वियसली क्रिकेट पे भी लगाते हैं, ठीक है, हर जगह लगाना चाहिए भाई जिसकी जो, लेकिन इसकी इब्तदा जैसे आपने बात की ना वो बहुत खूबसूरत थी। पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के डिसाइड करें, बेटा अच्छा तुम्हें ये मज़ा आ रहा है, तुम्हारी ये कैपेबिलिटी है, तो चलो अब ये करते हैं, रादर देन ये कि नहीं तुमने मोबाइल नहीं देखना, तुमने यही करना है। इस चीज़ को किस तरीके से प्लान किया जाए, इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए अल्टरनेटिव्स ही चाहिए होते हैं। मैं आपको एक चीज़ से रोकूं और दूसरी चीज़ ना बताऊं। दूसरा, आपने जो बात की कि अगर सिर्फ डिजिटल, अगर फ़ोन, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी और फैमिलीज इतना फ़ोन से जुड़ी हुई होती हैं, समर वेकेशन ये भी टाइम होता है कि आप अपने स्कूल के अलावा और बच्चों के साथ जुड़ के चीज़ें सीख सकते हैं, जिसमें समर कैंप्स होते हैं, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग के प्रोग्राम्स आपको बेशुमार होते हुए मिलेंगे इस टाइम में। आईटी के अब बेशुमार ऐसे कोर्सेज हैं और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं कि आप 4-6 हफ्ते में ना सिर्फ सीख जाते हैं बल्कि कमाना भी शुरू कर सकते हैं। तो अच्छा तवाजुन होना जिसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी ना हो बल्कि इर्द गिर्द भी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें अगर हिस्सेदारी हो तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा बनता है। आपने दुरुस्त कहा कि बच्चों को एक्टिविटीज़ का अल्टरनेटिव देना बजाय इसके कि चीज़ों से रोकना। तो मुझे अपना बचपन याद है, मेरे जून जुलाई हर साल जो है हम कोई ना कोई लैंग्वेज कोर्स या कोई ना कोई कंप्यूटर का कोर्स, उस वक्त इसी नाम से जाने जाते थे, लैंग्वेज कोर्स, अंग्रेजी का कोर्स कर रहे हैं या कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं। और सारे बच्चे आप देखें कि वेकेशंस के अंदर ज़रूर अपनी लैंग्वेज स्किल्स बेहतर करते थे। साथ साथ वेकेशंस टाइम होता है उन बच्चों के लिए जो कि कैचअप नहीं कर पा रहे होते अपने सालाना स्टडीज़ के साथ। उनको मौका मिलता है कि 2 महीना आगे कुछ नहीं बढ़ना स्कूल के अंदर, आपके पास मौका है कि आप कवर कर सके और जितना आगे कर सके वो भी कर सके। कुछ बच्चे एडवांस में ये करते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है। तीसरा जो आपने भी बात की कि माँ बाप और बच्चे मिलके, तो जब भी आप बच्चों से मिलके प्लान करेंगे कि अच्छा जाना कहाँ है,
तो यकीनन बच्चों के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, हर किसी को जाना एक्साइट करता है। तो बजाय इसके कि इस पे भी माँ बाप कहें कि हम यहाँ जाएंगे, इस तारीख को जाएंगे और सब जाएंगे, अच्छा हो सकता है अगर मिल के इसका फैसला किया जाए। लेकिन उमैर, इसमें वो बेचारे वालिदैन क्या करें जो कि खुद जॉब कर रहे हैं, जैसे अम्मा भी ऑफिस गोएंगे, अब्बा भी ऑफिस गोएंगे, तो फिर यकीनन उन्हें अपने जरा कैलेंडर को देख के जरा सिलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, मैं उन माँ बाप को तड़ी लगाना चाहूंगा। मैं 15 साल से ऐसे इदारों के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ ये माता पिता नौकरियां करते हैं, ये खुद नहीं लेते लीव्स। हाँ, अच्छा। हर किसी की सालाना लीव होती है, ये लीव लेते नहीं है, जाये करते हैं, और अगर लेते हैं तो ऐसे टाइम पे लेते हैं जिसका ना उन्हें फायदा होता है, ना बच्चों को फायदा होता है। अच्छा उमैर, मैं एक ये भी चाहती, जैसे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को समर कैंप नहीं भेज सकते, कहीं ले जा नहीं सकते, कोई उनकी आउटिंग प्लान नहीं कर सकते, सो उन बच्चों के लिए ये बड़ा अच्छा होता है कि उनकी आउटडोर गेम्स हो। मुझे याद है कि मेरे बचपन में इतनी ज़्यादा आउटडोर गेम्स होती थी कि वो मगरिब से पहले ना अम्मा ना डांट के खींच के घर के अंदर लेकर आ रही होती कि बस बहुत हो गए खेल लिया, अब घर के अंदर चलो। तो आई थिंक वालिदैन को इस लिहाज से भी सोचना चाहिए कि भाई आउटडोर गेम्स प्लान की जाए बच्चों की, चाहे आप आपस में कज़न या फ्रेंड्स जो कि बाहर एक गेट टुगेदर रख रहे हैं वो आप आउटडोर गेम्स पे गुजारें। जो आपके फ्रेंड्स घर आके वीडियो गेम्स में लगे हुए हैं, आप उन्हें बताएं कि भाई अब आपका ये टाइम है, इसमें आपने आउटडोर गेम्स करनी है, और सख्ती से कहा जाए। जी, आउटडोर गेम्स फिजिकली और मेंटली भी बहुत आपको हेल्प करती हैं, जो कि एट टाइम्स डिजिटल गेम्स नहीं कर पाती, और हमारी आसानी हो गई है। बच्चे अपने अपने घरों से अपने फोन्स पे जुड़ के एक ही गेम खेल रहे होते हैं। आपको पता है फिजिकली मिलना और इस गर्मी में आउटडोर खेलना, अब जरा बच्चे भी इस मामले में मुझे लगता है एहतियात करते हैं और कम बाहर निकलते हैं। लेकिन मैं डेफिनेटली इनकरेज करूंगा। अगेन, इसमें फैमिली प्लान चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें बाहर निकलने के लिए भी फैमिली की सपोर्ट होती है। नंबर 2, हमारे इर्द गिर्द कम्युनिटी में कुछ जगहें होती हैं जो कि हम बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं करते। कम्युनिटी पार्क्स होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटी हमें ऑफर करते हैं। कुछ ना कुछ है आउटडोर जो कि स्पोर्ट के अलावा भी, मिसाल के तौर पे देयर इज गार्डनिंग, कुछ बच्चे स्विमिंग, कोई स्किल सीख लेते हैं। स्विमिंग इज अ सर्वाइवल स्किल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो इसमें बच्चों को मजा भी आता है, उनका रोजाना का कमिटमेंट भी होता है। तो अगर आप कुछ इस तरह के 3-4 बड़े ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कर लेना बच्चों के साथ, जिसमें एक स्किल है, एक लेट से कोई किताब है जिसपे आपने पढ़ने पे लगाया, अदर देन द करिकुलम, एक उनका करिकुलम को कैचअप करना है, और चौथा लेट से डेली फन एक्टिविटीज जो वो विद इन द हाउस करते हैं। तो आपके पास एक बड़ा अच्छा दिन का स्केड्यूल बन जाता है। और माँ बाप ये बहुत चाहते हैं कि बच्चों के पास इंगेजमेंट हो करने के लिए, और बच्चे भी अगर एक्टिविटीज स्विच हो रही होती हैं तो कम बोर होते हैं और हर एक्टिविटी में ज्यादा अच्छा परफॉर्म। और अगेन वही, इसमें पेरेंट्स का जो रोल है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बेहद शुक्रिया उमैर, आप हमारे साथ मौजूद। जो पेरेंट्स और स्पेशली जो माएँ हमें देख रही हैं, क्योंकि वो अब्बा ये कहते हैं कि भाई देखो बच्चे की रूटीन सेट करना ना तो तुम्हारा काम है, मैं तो दफ्तर चला जाता हूँ। तो जो माएँ देख रही हैं, आई थिंक उन्हें पता चल गया होगा कि बच्चे की रूटीन ये दोनों पे जिम्मेदारी आयद होती है। आप उसको कोई कोर्स कराना चाहें, आईटी का कोई लैंग्वेज सिखाना चाहें, या फिर बाहर स्विमिंग सिखाना चाहें, खुदा का वास्ता सिखाएं। यही वो दिन है जब आपकी आपस की कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जब हाजिर होंगे तो बहुत सारी मजीद बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़ा ही मेगा इवेंट का फाइनल हुआ यूएफा, और यूएफा हो कि फीफा वर्ल्ड कप जो आने वाला है 2022, उसके लिए फ़ुटबॉल जो है वो तो जनाब अली मेड इन पाकिस्तान है। यानी कि यूएफा जो रियल मैड्रिड और लिवरपूल के दरमियान फाइनल हुआ, उसमें भी मेड इन पाकिस्तान फ़ुटबॉल थी, और अब जो फीफा होने जा रहा है दोहा में, उसमें भी मेड इन पाकिस्तान ही है। और जब फुटबॉल और मेड इन पाकिस्तान की बात होती है तो सीधा चलेंगे हम सियालकोट, और हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद हमें बताएंगे कि किस तरीके से वो फैक्ट्री है जहाँ इसकी तैयारी की जाती है। जी शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ऑफिशियल बॉल जिस फैक्ट्री में बनी है, मैं इस वक्त उसी फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ, और मेरे साथ इस फैक्ट्री के मालिक भी मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इस फुटबॉल में क्या अहम खसूसियात हैं। जी ख्वाजा मसूद साहब बताइएगा, इस वर्ल्ड कप की फ़ुटबॉल में क्या अहम खसूसियात? सबसे पहले कि अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी तीसरी दफ़ा अल्लाह ने मौका दिया कि हम ये फीफा वर्ल्ड कप का मैच बॉल बना रहे हैं, और इसमें
जो मेन खसूसियात ये हैं कि दुनिया इस वक्त सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही है। मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करना, और बायो बेस्ड मतलब ये है कि नेचुरल मटेरियल यूज़ करना, ताकि हमारी फ़िज़ा जो है वो कम से कम पोल्यूट हो। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एडिडास ने इसके अंदर कुछ मटेरियल यूज़ किए हैं जो कि बायो बेस्ड हैं, और कुछ मटेरियल जो यूज़ किए हैं स्पेशली जो टॉप पे वो रिसाइकल्ड मटेरियल्स इसके अंदर डाले हैं। और दूसरी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है फुटबॉल की, इसमें सॉल्वेंट कोई यूज़ नहीं हुआ, वह सारा वाटर बेस्ड मटेरियल्स हैं, और उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट नहीं होती, और इन्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। अच्छा साहब, कितने पैनल पे मुश्तमिल ये बॉल? ये 20 पैनल्स के ऊपर है, स्पेशल डिज़ाइन किया गया हुआ है, और ये मोस्ट एरोडायनेमिक बॉल समझा जा रहा है इस पैनल शेप के अंदर। इसके अंदर बेशुमार टेस्ट हुए हुए हैं, और दिस इज़ प्रूव्स टू बी द बेस्ट बॉल। अच्छा ख्वाजा साहब, ये चूँकि कतर में मैच हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, तो ये जो कलर कम्बिनेशन है इसके बारे में थोड़ा बता। ये नाम भी ज़ाहिर है इन्होंने अरबिक नाम रखा है इसका। तो एडिडास हमेशा जहाँ पर भी जाता है तो वहाँ के कल्चर को लाजमी उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर शामिल करता है। तो कलर्स भी इन्होंने वहीं से पकड़े हैं और नाम भी वहीं से लिया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के शहर सियालकोट को ये एजाज़ हासिल है कि मसलसल 3 बार फीफा वर्ल्ड कप का ऑफिशियल जो बाल है, जो ऑफिशियल मैच बाल है, वो इस फैक्ट्री में तैयार किया गया है। और ये तीसरा बाल जो है वो जब मैचेस होंगे तो कतर में ये मैदानों में, कतर के मैदानों में ऑफिशियल बाल पाकिस्तान का जो है इसकी गूंज होगी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हर शख्स की खास व आम ये ख्वाहिश होती है कि जी वो सेहतमंद हो और फिट नज़र आए, लेकिन होता है कि ओबेसिटी जो है वो हमारे माशरे में अब जड़ें उसकी मजबूत होती जा रही हैं। अब इस सब पे हम क्या करें हम? ठीक है, लोग पैसे खर्च करते हैं, दे गो टू जिम्स एंड ऑल, बट वो ये भूल जाते हैं कि डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इस सब पे महक जो है वो कहीं जा चुके हैं। हेलो महक, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं और किसके साथ हैं? मैं इधर हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं उम्मे राहील, फिटनेस ट्रेनर है, स्किन एक्सपर्ट हैं। ये सबसे पहले ये कि जो फैसल ने बात की ना कि भाई आप अगर मोटे हैं तो आप अपना ये मोटापा कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि मोटापा एक बीमारी होती है और इस बीमारी से बचने के लिए आपको बहुत जतन करने पड़ते हैं। कुछ लोग गलत ट्रैक पे भी चले जाते हैं ये जतन करते करते। सो मेरा मुझे ये बताएं कि अभी हम क्या बनाने वाले हैं स्पेशली मोटापे को कम करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ है कि मोटापे को कम नहीं करना, मोटापा आने ही नहीं देना। मोटापा आएगा तो फिर आप कम करेंगे ना। तो अपनी बॉडी को बिल्कुल मेनटेन रखने के लिए आपको बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। और डिटॉक्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप के अपने ड्रिंक्स होते हैं, मतलब रिफ्रेशिंग वाटर्स बनाते हैं, डिटॉक्स वाटर्स होते हैं, टीज़ होती हैं। आज मैं आपको थोड़ी डिफरेंट सी एक चाय बनाना सिखाऊंगी। अच्छा। अगर आप सिर्फ दिन में, अगर जिनका वेट ज़्यादा है वो दिन में 2 कप पियेंगे, और जिनका वेट ज़्यादा नहीं और खाते बहुत हैं लेकिन कि वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल ज़रा रखें, तो उनके लिए कि वो दिन में 1 कप लाजमी पीना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सिंपल ये कि आपने जितनी चाय बनानी, जैसे लाइक मोस्टली हम 1 कप बना रहे होते हैं, 1 कप हमने चाय का पानी रखा है, सादा पानी रखा है। ठीक है। इसमें 4 से 5 हम काली मिर्च डालेंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ, नॉर्मली होता है कि लोग काली मिर्च को खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काली मिर्च ना आपकी बॉडी का फैट निकालने में बहुत इफेक्टिव है। ओह, अच्छा। खासकर वो फैट जो कि जमा हुआ होता है, जिसको हम येलो फैट कहते हैं, उसको बहुत जल्दी निकालती है। और इसको वैसे भी खाने के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये आपको मोटापा नहीं लाने देती। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम डालेंगे, इसमें डालेंगे 1/4 चमचा मेथी दाना। अच्छा, ये 1 कप का रेशियो बता रही हूँ मैं, इसलिए कि मेथी दाना गर्मी है तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गर्म होता है। यस, ओके, ठीक। और इसमें हम 4 से 5 पत्तियाँ डाल रहे हैं सना मक्की की। ठीक है। सना मक्की का बहुत नाम सुना होगा।
तो लेकिन ये वज़न कम करने के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा। 3 चीज़ें डालिए, इसको खूब पकाएंगे, जोश आएगा, इसमें आपने 1 टी बैग डाल देना। अच्छा, टी बैग आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, जो भी आपको इजीली अवेलेबल है। जैसे कि जिंजर आपका लेमन के साथ मिल रहा है, जिंजर है, लेवेंडर है, कैमोमाइल है, नॉर्मल है, कोई भी अगर मिले तो वो ग्रीन टी आपने इसमें ऐड कर, और नहीं है टी बैग तो आप जो नॉर्मल आपके जो खुली भी वो आती है, ग्रीन टी आती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सही अच्छा, है। इसको खूब पकाएंगे, अच्छी तरह से जोशा लेंगे। जब जोश आ जाएगा तो इसके बाद आपने इसको स्ट्रेन करना है, छानना है, छानने के बाद आपने 1 कप पीना है। अच्छा, खाना बहुत हैवी है तो खाने के साथ पीना शुरू कर दीजिए, नहीं तो सुबह 1 नाश्ते के बाद और 1 रात सोते वक्त। ठीक है, ये 2 कप आपने लाजमी पीने हैं। तो ये बहुत तेज़ी के साथ वेट कम करता है। जो बहुत ज़्यादा जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत ब्लोटिंग रहती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो इसमें थोड़ा सा जिंजर ऐड कर लें। जिंजर ऐड कर लें। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि सुबह उठते साथ आप एक गर्म गिलास पानी पी लें, आपका वेट फ़ौरन से कम होना शुरू हो जाता है। तो खैर ये तो ये था ना कि आप अपना वेट जो है वो मेंटेन रखें, लेकिन जब वेट कम करने की बात आती है तो ये वाकई है कि आप सुबह उठते साथ एक गर्म, वैसे सुबह उठते साथ पानी तो ज़रूर पीना चाहिए, लेकिन एक गर्म गिलास पानी आप पी रहे हैं तो ये वाकई इफेक्टिव है। अच्छा, पानी का ये बताऊं आपको कि पानी पीना ही गर्म चाहिए। मतलब हम क्या करते हैं, फौरन से ठंडा पानी फ्रिज से निकालते हैं, पीना शुरू कर देते हैं। प्लीज ऐसा मत करें। जितना गर्म पानी या नॉर्मल पानी पिएंगे आप अपने आप को उतना ही हेल्दी पाएंगे। ना आपका वेट बढ़ेगा, ना आपकी बॉडी के अंदर जाके फैट जमा होगा, ना आपको सुस्ती रहेगी, ना आपकी स्किन खराब होगी, ना कोई और इशू आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू होता है, ये डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत मज़े से उसको पी सकते हैं। मेथी दाना जो है डायबिटिक पेशेंट्स का इलाज है, तो वो इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी का हाई बीपी है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे कि ये हर तरह के लोग पी सकते हैं। इसमें आप दालचीनी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हर तरह का वजन कम करने के लिए इंतहाई मुफीद है। मुफीद है, सही है। अब हम मेरे ख्याल से नेक्स्ट भी कुछ बनाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक साथ साथ एक चीज़ बताऊँ। अभी आपने कहा इसमें गर्म पानी इसी से ले लेती हूँ, हमें इसमें गर्म पानी चाहिए। नॉर्मली अगर आप देखेंगे चाय की हम बात कर रहे होते हैं तो चाय हम पी रहे होते हैं कि कहवा पी रहे हैं, अरबी चाय, अरबी कहवा है, ये इंडियन कहवा है, ये पाकिस्तानी टर्किश कहवा है, टर्किश कहवा है। लेकिन जो हमारी जापानीज जो टी होती है वो भी एक बड़ी मज़े की चाय होती है। अच्छा, और वो होती है माचा टी। माचा टी ये होती है इस तरह की। अच्छा, वो लोग गर्म पानी ही पीते हैं नॉर्मली, और आप देखें कितने फिट रहते हैं, हेल्दी होते हैं, एक्टिव भी होते हैं। अच्छा, माचा टी बिल्कुल, माचा टी इस तरह से होते हैं, ग्रीन पाउडर में भी मिलता है, कैप्सूल भी मिलता है इसके जो है ना, तो ये इजीली अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है वरना कैप्सूल। लेकिन इसको पीने का खास तरीका होता है, इसको आप स्मूदी में डाल सकते हैं, सैलेड में डाल सकते हैं। ओके, लेकिन सबसे अच्छा होता है कि आपने इसको गर्म चाय के अंदर, वो गर्म पानी के अंदर मिलाना है और थोड़ा सा इसको ना इसको विस्क करना पड़ता है, लाइक उसको ब्लेंडर मिक्स कर लें अच्छी तरह से, जैसे हम दही फेंटने वाले के साथ ना मिक्सर के साथ उसको मिक्स करें तो वो बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। तो वो करके आप इसको पीना शुरू करें। ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है, आपके पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को एक तरह से एनर्जाइज करता है। ओके, और ये आपकी वेट को जो ना मैनेज करता है, बैलेंस करता है। ये आपका वेट जल्दी से बढ़ने नहीं देता, जल्दी से मतलब ये नहीं होगा कि आप एकदम से खाएंगे कोई जादू की है कि आप पिए और खत्म हो गया वेट, नहीं। लेकिन ये आपका वेट नहीं बढ़ने देता, आपको हेल्दी रखता है। ओके, और इसकी खास बात है कि माचा टी अगर आप पियेंगे, अगर लोगों को लगता है कि टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसका सिर्फ सबसे अगर रिजल्ट चाहिए तो गर्म पानी में इस तरह मिला के खूब विस्क करके और देन आप इसको पिए तो ये आपको 100% रिजल्ट देगा। और ये आपको किस तरह से इतनी रूटीन बनानी चाहिए? दिन के आगाज पे पीना चाहिए, खाने के बाद पीना चाहिए? 1 कप 2 कप कितने? नॉर्मली 2 कप इन अ डे जो है ना बहुत अच्छा होता है। और जिनका वेट ज़्यादा होता है तो उनको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ खाने के साथ इस तरह की कोई चीज़ पीना शुरू करें बनस्बत बजाय इसके कि लाइक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कोई जूस पी रहे हैं, वो इसके बगैर तो आपका डिनर या लंच तो मुकम्मल ही नहीं ना होता। अच्छा मेरा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी रात को सोने से पहले आपका जो आखिरी इंटेक है वो पानी होना चाहिए, और स्पेशली अगर गर्म पानी अगर आप रात को सोने से पहले पी लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये क्या ऐसे ही हकीकत है? बिल्कुल अच्छी बात है, गर्म पानी पीना चाहिए। होता है कि आपकी पूरी बॉडी को वो डिटॉक्स कर देगा। और दूसरी बात है कि उस गर्म पानी में थोड़ा सा आप शहद डाल दें। अच्छा देखिए होता है क्या है कि शहद की क्या लॉजिक है कि एक तो शहद सारी उसके अंदर अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टीज़ रखी है, जन्नत का एक नहर है वो जन्नत की। तो जब आप शहद डाल के गर्म पानी में पीते हैं तो आप ये सोचें कि आप आराम कर लेते हैं, आपकी बॉडी आराम कर लेती है, लेकिन आपके जो ऑर्गन्स है वो ऑल द डे मतलब 24 आवर्स चलते रहते हैं। दिल भी चलता रहता है हर जैसे वो रुकेंगे तो गया आदमी। उनकी टोनिंग, उनकी
की जो सर्विस है वो रात को शहद वाला पानी करता है। अच्छा, तो आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है तो उसको बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए जो शहद वाला आप पानी पीते हैं तो एक तरह से उनकी टोनिंग, उनकी सर्विस हो रही होती है। सही है। तो वो अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत हेल्दी रखता है। अच्छा, मैंने ये अक्सर सुना है जी कि आप अगर रॉ शुगर यूज़ नहीं करें तो आप जनाब शक्कर लें, गुड़ लें, लेकिन होती तो सब में ही कैलोरीज है ना। शक्कर अगर आप इस्तेमाल करें या गुड़ इस्तेमाल करें तो मैं चाहूँगी कि जो हार्ट पेशेंट हमें देख रहे हैं या फिर जो डायबिटिक पेशेंट हमें देख रहे हैं, शक्कर का इस्तेमाल अगर वो करते हैं या गुड़ का इस्तेमाल हमें वो अगर वो करते नजर आते हैं, वो कितना उनकी हेल्थ के लिए बेहतर होता है? देखिए शक्कर जो है नेचर की तरफ हम आते हैं, लेकिन वो भी आपको लिमिटेड ही करना है। अच्छा, शक्कर के बजाय आप गुड़ और शक्कर बहन भाई हैं, उन दोनों को हटा दीजिए। उसके बाद नंबर आता है स्टीविया का। अच्छा, स्टीविया जो है प्लांट सोर्स आपका स्वीटनर है, ठीक है, और लेकिन वो भी नेचुरल यूज करें तो अच्छा है, वो पत्ते तोड़ के इस्तेमाल कर लें। अच्छा, जो आजकल मिल रहा है मार्केट से वो ना लें। हाँ, इससे कि देखिए वो प्रोसेस करके फिर वही बात होगी। अब वो पत्ते मिलते हैं वो वैसे ही होते हैं, वो स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल करें। और उसके बाद उसके अलावा भी कोशिश ही करें कि आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को अवॉइड करते चले जाएं। अच्छा, जो अपने फ्रूट की शुगर है वो इस्तेमाल करें। वो बिकॉज फ्रूट में तो इतना ज्यादा शुगर होता है ना कि आपका वही शुगर इनटेक अगर हो जाता है तो वो दिन भर का वो जो एक कहता है ना शुगर का आपने वो लेना हिस्सा वो कंप्लीट हो जाता है, तो उनको एहतियात करनी सही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग मेरे देखने वाले, लास्ट में सवाल है कि जो कि ग्रीन टी में भी चीनी डाल देते हैं वो ग्रीन टी शौक में पीते हैं ना, शौक में पीते हैं। अच्छा, ग्रीन टी जो है ना बॉडी को डिटॉक्स करती है, लाजमी दिन में 2 से 3 कप आप पी सकते हो, उसका कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर आपका वेट का इशू नहीं है तो आप उसमें लेमन या उसमें कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, लेकिन शुगर जितनी अवॉइड करें। वेट के अलावा भी एक आम जो बहुत लीन सा बंदा है वो भी जो है शुगर का मतलब इंटेक कम से कम होना चाहिए। सही है, ठीक है। तो जनाब हमारी ग्रीन टी भी बन चुकी है। थैंक यू सो मच उमेरा हिल, आप हमारे साथ मौजूद थी। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे, मैं चाहूंगी कि आप इसके अंदर जो है ना वो डाल के भी दिखा दें। तो जब हम नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे तो स्किन के हवाले से पूछेंगे, क्योंकि हम अक्सर ही करते हैं कि वेट कम करने के चक्कर में ना अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, हमने स्किन को भी बड़ा अच्छा रखना है। तो जनाब ये वो ग्रीन टी बन गई है, जादुई ग्रीन टी है। दिन में 1 से 2 कप आप प्लीज़ ज़रूर पिए ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। और अगर आप थोड़े से भी मोटे हैं तो जनाब वो हो जाए। तो मैं ज़रा पी के देखती हूँ, गर्म है लेकिन क्या करें, इसमें हमने कोई चीज़ ऐड नहीं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे है कि बिल्कुल टेस्टलेस है, लेकिन ये है कि जनाब ये आप पियेंगे, मैं ब्रेक में पी लेती हूँ, ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। चलें जी, फैसल की तरफ चलते हैं। फैसल, नेक्स्ट हमारे पास क्या कुछ है? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारा वक्त खत्म हुआ जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।